आदाब, 10 सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने आपकी मुलाकात लिटरेचर के फील्ड से, एजुकेशन के फील्ड से, साइंस के फील्ड से और ब्यूरोक्रेसी से कराई। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, उन्होंने बिजनेस में एक बड़ा नाम कमाया है। एक आम से बैकग्राउंड से आकर उन्होंने हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के बीच अपना एक मकाम बनाया। हिंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से भी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं उसके। काफ़ी सारी सोशल सर्विसेज भी करते रहते हैं। जाना पहचाना नाम है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारे शो पर आए। शुक्रिया बहुत बहुत। कुरैशी साहब, आम तौर पर ये माना जाता है कि पैसा ही पैसे को कमाता है, तो आम तौर पर जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाएंगे, ये मानते हैं लोग। और आपने एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत की और फिर आप काफ़ी ऊपर तक गए और इंशाल्लाह आप और ऊपर जाएं और भी ज़्यादा तरक्की करें। तो आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये आपका पूरा सफ़र कैसे रहा, कहाँ से आपको ये जिसे कहते हैं प्रेरणा मिली कि आपको बिज़नेस में आना है और आपको ये लगा कि बिज़नेस में आप सच में कुछ कर सकते हैं। तो ये सारा सफ़र कैसा रहा? देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आदमी की लाइफ में। एक ये है कि वो किसी ऐसी चीज़ से जुड़ना चाहता है जहाँ उसका मुस्तकबिल जो है वो श्योर हो जाए, और उस मुस्तकबिल के लिए वो नौकरी भी हो सकती है, तिजारत भी हो सकती है, जॉब्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जैसे अपनी तालीम से मैं फ़ारिग हुआ, मैंने लॉ ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और कुछ करना भी ऐसा चाहिए कि मेरे साथ कुछ लोग जुड़ें, चाहे वो नौकरी के साथ जुड़ें या मेरे साथ कोऑपरेट करें या मेरे साथ किसी भी तरीके से जुड़ें। तो मैंने अपनी कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने काम किया। जैसे फर्नीचर के अंदर मैंने काम किया, गारमेंट्स के अंदर मैंने काम किया, फूड स्टफ़ में काम किया। अल्टीमेटली मैंने मीट के अंदर काम किया। तो मैंने मीट के अंदर काम किया तो मैंने ये देखा कि मीट का स्कोप जो है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मीट इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आमतौर पे समझते हैं कि शायद एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, या इसके अंदर कोई साफ़ सुथराई नहीं है, या हाइजीन इसके अंदर नहीं मेंटेन होता, या इसके अंदर सिस्टम्स नहीं हैं। मैंने वो काम शुरू किया कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैंने मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया, जिसे कहना चाहिए कि इंडिया का वो पहला प्रोजेक्ट था जिसको मैंने लगाया। और उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने क्या किया, पूरा प्लांट जो है वो इंपोर्ट किया गया था, उसको मैंने एक हॉस्पिटल की शक्ल दी। मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये स्लॉटर हाउस है, बल्कि मैंने ये कहा कि ये एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल है जहाँ उनकी देखभाल भी की जाएगी, और इनके साथ जो कुदरती तौर पे या शरई तौर पे जो हमारा इसके साथ तिजारती ताल्लुक़ है वो भी हम रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि मैंने बहुत बड़े एरिया को कवर किया, जानवरों की मैंने पूरी देखभाल करनी शुरू करी। मैंने जब काम शुरू किया, 95 की बात है ये, 95 में जब प्रोजेक्ट मैंने लगाया, तो 95 के अंदर मैंने तकरीबन 200 किलो रेडियस के अंदर अलीगढ़ में तमाम फार्मर्स को जमा किया। मैंने वहाँ के जो जितने भी गांव थे फार्मर्स के, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। तो उस वक्त क्या था कि तकरीबन 35,000 गांव जो हैं मैंने कवर किए, और 1,20,000 मेरे साथ जो फार्मर्स है, किसान जुड़े, जिनके पास ये लाइव स्टॉक रहता था। मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए। एक हमारे अजीज़ डॉक्टर रंजन करके, उनकी मुझे पूरी सपोर्ट रही। वेटरनरी डॉक्टर थे वो, लेकिन मेरे एडवाइज़र बने वो बाद में, जिनसे मैंने पूरी मदद ली। तो हमने ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया, शुरू में बड़ी लोगों ने मज़ामत की कि ये जो है आप जानो, लेकिन मैंने उनको ये समझाया कि आपके जो मेल काफ हैं, मेल एनिमल्स हैं, वो आप हमको दे दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। तो ये हुआ कि वो कन्विंस हुए, कई साल तो उनको कन्विंस करने में लग गए। फिर मैंने वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को कन्विंस किया। फिर उसके बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये जो थे काव हमने लेने शुरू किए। उनको मैं लेकर आता था, फिर उनको मैं पालता था, और एक अच्छी उम्र होने तक उनको क्या है, फिर हम लोग उसको अपने अबेटार के अंदर लेके जाते थे। इससे क्या हुआ कि सबसे पहला प्रोजेक्ट था इंडिया का, ये इतना बड़ा और इतना अच्छा और इतना मॉडर्न। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने मुझे बड़ा इनकरेज किया। यूपी गवर्नमेंट के अंदर जब मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया, तो उस टाइम के अंदर 1997 में, 98 में, 99 में मैंने यूपी के अंदर मतलब नंबर 1 पे था मैं एक्सपोर्ट के अंदर। तो इतना मैंने अच्छा एक्सपोर्ट किया। हज़ारों लोग तो वैसे जुड़े मेरे साथ
फार्मर्स को आप ले लें तो लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए, जानवरों को आप ले लें तो लाखों जानवरों को मैंने रजिस्टर कर लिया, पूरा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लोग सारे आ गए, ये जानवर मेरे पास आ गए। हॉस्पिटल के लिए क्या था, 35 डॉक्टर या सेमी डॉक्टर जो है हर वक्त गाँव में घूमते रहते थे। आपको याद होगा या कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि हिंदुस्तान के अंदर फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है वो रहती थी, अब तो बहुत कम हो गई है। तो मैंने पहले उस एरिया को 200 किलोमीटर के रेडियस को फुट एंड माउथ डिसीज़ से फ्री कराया। और इसके अंदर मैंने बहुत लोगों की हेल्प की, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी मेरी बड़ी हेल्प करी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एनिमल हस्बेंड्री ने काफ़ी हेल्प करी। कहने का मतलब ये है कि इतना काम करने के बाद ये ज़रूर हुआ कि हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़ गए। दूसरे ये है कि एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट फिगर बहुत अच्छी हो गई मेरी। दूसरे ये है कि मैंने तकरीबन 62 मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट किया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं एक्सपोर्ट करता था तो बहुत लोग जो हैं उसके साथ जुड़ जाते थे। अब आप ये देखिए कि जहाँ इंडिया में लोग जुड़े, वहाँ बाहर के मुल्कों में लोग जुड़े, जो में से इंपोर्ट करते थे वो जुड़े, उनके साथ और फैमिली। तो एक इंडस्ट्री के साथ साथ आप क्या है, लाखों लोगों को जोड़ देते हैं। इससे क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट भी हो जाती है साथ में, लेदर इंडस्ट्री भी साथ में आ जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी साथ में आ जाती है। ये सारे के सारे एरियाज़ जो हैं, एवेन्यूज़ जो हैं, इस एक इंडस्ट्री के साथ खुलते चले जाते हैं। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ख़ास तौर पे मैं मीट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ मीट का लफ्ज़ आता है तो लोगों को थोड़ा सा नागवार लगता है, या मीट का नाम सुनकर लोगों को ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल मॉडर्न वे में पेश किया, और मैंने इस तरीके से पेश करने की कोशिश की कि लोगों को ये लगे कि हाँ वाकई मीट जो है ये हाइजीनिक है, प्रॉपर इसकी जो है एडवर्टाइज इसके अंदर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल की तरह लगता है। अब आप मेरे प्लांट में आके देखेंगे तो उस बाहर से आपको लगेगा नहीं कि ये एडवर्टायर है, आपको यही लगेगा कि ये कोई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कंप्यूटर की इंडस्ट्री हो गई या इस तरह की कोई इंडस्ट्री हो गई। और मैंने इस बात पर पूरा जोर भी दिया, हमेशा जोर देता रहा हूँ, और आज भी प्लांट जो है वो बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है इंडिया का। एक्सपोर्ट के अंदर मैंने बहुत एवेन्यूज़ क्रिएट किए, बहुत सारे लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया, बहुत सारे, इसके साथ यंगस्टर्स को मैंने जोड़ा। अब आप ये देखिए, जब इतनी पुरानी बात है, तकरीबन आज ये, मैं तो इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ तकरीबन 40 साल हो गए, लेकिन इस बीच के अंदर लाखों बच्चे, लाखों लोगों ने क्या है अपनी इंडस्ट्री कायम कर ली। ऐसे ऐसे प्लांट लग गए जहाँ पे लोग जुड़ गए। एक प्लांट के साथ आप ये देख लीजिए डायरेक्टली तो 1000 लोग जुड़ते हैं, और आप उनके रिश्तेदार देख लीजिए, उससे दो से एंसिलरीज़ हैं उसके साथ जुड़ते हैं लोग। तो एक इंडस्ट्री के साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं, और ये अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट किया, यूपी गवर्नमेंट या जितने स्टेट्स के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट लगे सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती है, बल्कि इंडस्ट्री लगाई जाती है इसलिए कि इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ये पता लगे कि इंडस्ट्री का मकसद क्या है, इंडस्ट्री से फ़ायदे क्या होने वाले हैं, इंडस्ट्री जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होता है कि हिंदुस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के रूल्स रेगुलेशंस लॉज ये सब हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं। जी, लोगों को ये लगता था शायद बीजेपी के टाइम में प्रॉब्लम आएगी या बजरंग दल वगैरह, मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं उस वक्त के आरएसएस के लोगों से ही मिला, बीजेपी के लोगों से ही, क्योंकि मेरे ताल्लुकात बीजेपी के लोगों से तकरीबन 40-45 साल से हैं। अटल जी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, तो मैंने इस इंडस्ट्री को लगाया। सब लोगों ने मेरे से बहुत सारे सवाल भी किए, लेकिन मैंने कहा साहब मैं इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरह से लेकर चलना चाहता हूँ, ना कि यह है कि कोई इसके बारे में दूसरा ओपिनियन फॉर्म करे कि हाँ साहब इसमें। मैंने कहा ये देख लो आप इंडस्ट्री क्या है। मैंने फ़ोटोग्राफ दिखाए। जब मैंने यूपी के अंदर प्लांट लगाया तो पहला प्लांट था इंडिया का इस तरह का, तो वहाँ भी थोड़ा सा लोगों को लगा कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा पूरा साथ दिया। वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने पूरा साथ दिया। तो ऐसा है कि आदमी को इसके पीछे जो था एक जुनून था, जिसे कहना चाहिए कि एक इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, वो भी ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसके ऊपर लोगों को एतराज़ होगा, या लोग जो हैं काउंटर करेंगे, या लोग जो है परेशान करेंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 24 घंटे में इस पर काम करता था, और ये पूरा का पूरा प्लांट मैंने इंपोर्ट किया था। उस वक्त तो कोई इंडिया में चीज़ बनती नहीं थी इससे कनेक्टेड। तो मैंने जब ये प्लांट लगाना शुरू किया, लगाया, प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी, लेकिन मैंने कहा मुझे लगाना है। लोगों ने कहा मीट के अलावा दूसरे प्लांट लगा सकते हैं, दूसरे भी मैंने लगाए, और भी काम मैंने बहुत सारे किए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन क्या था कि अगर मैं वो प्लांट नहीं लगाता, या मैं डिस्करेज हो जाता, या लोग मुझे नहीं लगाने देते, चैलेंज है मेरे लिए। मैंने कहा मैं इस चैलेंज को जो है वो मानता हूँ, कबूल करता हूँ, और मुझे लगाना है। इसका अंजाम मैंने कहा लोगों को कल पता लगेगा, चाहे वो सियासी लोग हों या दूसरे लोग हों, उनको ये पता लगेगा कि प्लांट लगाया है तो वाकई इसके अंदर कुछ दम है। और आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्लांट लग गए मेरा प्लांट देखने के बाद।
आज इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो मीट की है, जो एक्सपोर्ट की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री को लेके देखें, लाइव स्टॉक को या ट्रांसपोर्ट को या लोकल्स को, तो करीब ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है टोटल। 2 लाख करोड़ की मामूली तो है नहीं। इसके साथ आप लेदर को ले लीजिएगा, इसके साथ आप लाइव स्टॉक को ले लीजिएगा, इसके साथ ट्रांसपोर्ट को ले लीजिएगा, इसके साथ फार्मर्स को ले लीजिएगा, इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स को ले लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इससे कनेक्टेड हैं। तो इतना वॉल्यूम जो है एक इंडस्ट्री आपको दे रही है, इतना एम्प्लॉयमेंट आपको दे रही है, इतना फॉरेन एक्सचेंज आपको दे रही है, फिर लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो कि हाँ वाकई ये इंडस्ट्री के अंदर कुछ दम है। और ये नहीं है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी हुई है, क्या मुसलमान इसके अंदर काम करते हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री के अंदर गैर मुस्लिम भी हैं, यहाँ तक कि जैनी लोग भी इसके अंदर आ चुके हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर सब लोगों को, मतलब सब लोगों ने एंजॉय किया एक्सपोर्ट करके। आज अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान जो है इस इंडस्ट्री के अंदर एक वर्ल्ड मैप पे आ चुका है। और लोग, हमारे यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ लाइव स्टॉक की हेल्थ बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ हम नंबर 2 पे आज खड़े हैं लाइव स्टॉक के अंदर। क्योंकि जो बफेलो हमारे पास इंडिया में है वो उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी है कि आप सोच नहीं सकते। फार्मर्स भी उसमें काम करते हैं, इंडस्ट्री के लोग भी उसमें काम करते हैं, हम भी पूरी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं लोगों को, फार्मर्स को, उनकी हेल्थ के लिए, उनके काफ के लिए, उनके सप्लीमेंट देते हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने की। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने इस तरह से काम किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग दुनिया के उस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पे इंडिया जो है अभी एक्सपोर्ट के अंदर नंबर 2 पे आ गया है। जी, आपने अभी एक बात कही, आपने हमारे ऑडियंस को बताया कि किस तरीके से आपने ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया जिसको कि तब तक हिंदुस्तान में कम से कम तसव्वुर नहीं किया जाता था। तो लेकिन उसी के साथ हिंदुस्तान में और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि एक कंसेप्ट ये है कि बिज़नेस पर या इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ख़ास कास्ट या कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ या कुछ ख़ास इलाकों का ज़ोर ज़्यादा है। तो उसको लेकर ये कहा जाता है कि उनके फेवर में मशीनरी भी रहती है, सरकारी मशीनरी भी, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। कई बार बहुत से लोग होते हैं उनके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं, पैसा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपका क्या ख़्याल है, आपका अपना तजर्बा क्या कहता है, इसमें क्या सच्चाई है? और अगर मान लीजिए किसी के पास आइडियाज़ हैं और पैसा उतना नहीं है, तब क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिज़नेस के लिए। और बिज़नेस करना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि अगर आदमी की नीयत अच्छी है। जैसे मैं कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं एक कंसेप्चुलाइज़ करूँगा किसी चीज़ को। फर्ज़ कर लो कि मुझे गिलास बनाने की इंडस्ट्री लगानी है। मैं सोचूंगा गिलास, अब मुझे पूरी इसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी कि गिलास का रॉ मटेरियल क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितनी इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट होगी। तो उसको मैं कंसेप्ट करने के बाद फिर उसको मैं सोचना शुरू करूँगा कि हाँ ये जो है, मैं छोटी सी मिसाल आपको एक और देता हूँ। वो ये है कि जब बच्चों को मैंने रोज़गार से बहुत लगाया है, ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने लगा दिया जो चाहते, जिनको डर लगता था कि बिज़नेस में कैसे आएंगे, पैसा नहीं है। मैंने कहा बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक साहब को मैंने कहा, मैं तजर्बे के तौर पे मैंने कहा ये लो 500 रुपये, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 500 रुपये मैंने उनसे कहा ये लो, क्या करूँ साहब? मैंने कहा शर्म तो पीछे रखो और ये 500 रुपये लेके आप सब्ज़ी मंडी जाओ और सब्ज़ी मंडी में टोकरा ख़रीदो। टोकरा ख़रीदने के बाद वहाँ से फ्रूट ख़रीदो और फ्रूट ख़रीदने के बाद आप अपने मोहल्ले में लाके इसे बेचो। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि साहब मैं मोहल्ले में मेरी शर्म, मैंने कहा पहले मैंने कहा शर्त पहली ये है कि शर्म नहीं होगी। वो गए साहब, तो उन्होंने, मैंने कहा फिर मुझे बताना कितना प्रॉफिट हुआ। कहने लगे साहब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? मैंने कहा आपने 500 रुपये की जो चीज़ ख़रीदी उसको आप बेचोगे तो आपके पास कम से कम 50 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक जैसे कि सब्ज़ी फ्रूट जो भी आपने अगर लिया, फ़र्ज़ कर लिया मंडी से 10 रुपये का किलो का लिया, तो आप 10.5 रुपये में उसको बेचो लाके। तो साहब उनको आइडिया तो अच्छा लगा, आए मंडी में गए, उन्होंने टोकरा ख़रीदा और वो सब्ज़ी क्या नाम फ्रूट लाके उन्होंने अपने मोहल्ले में बेचा। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने तो 50 रुपये कमाए, क्योंकि आपने 50 में ज़्यादा भी कमा सकता था। मैंने कहा नहीं, एक लिमिट के अंदर कमाओ। उस आदमी ने उस 500 रुपये से काम शुरू करने के बाद वो हज़ारों रुपए का आदमी बन गया। उसने क्या है, टोकरे से शुरू किया, सड़क पे शुरू किया, ठेला लगाया, ठेले से दुकान लगाई, दुकान से वो बढ़ता चला गया। ये एक मैंने मिसाल दी है। देखिए 3-4 एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सीखना पड़ता है। अब एक जैसे ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग क्या है, जैसे बनियान मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि आपको देखिए बनियान जो है सबसे पहले तो धागा वगैरह उसके लिए चाहिए होगा, फिर उसके बाद एक फैब्रिकेशन का यूनिट चाहिए होगा, फिर उसके बाद क्या है कि पैकिंग चाहिए होगी, फिर उसके बाद क्या है वो बेचेगा होलसेलर को,
जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर जो है रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जो है वो कस्टमर को बेचेगा। तो इतने सारे जो हैं इसके अंदर हाथ आ गए बीच में। तो इन तमाम चीज़ों को तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, सबसे पहले तुम रिटेलर बन जाओ, होलसेलर के पास जाओ, होलसेलर से इसको 1 रुपये की लेके 1 रुपये 10 पैसे की आप जो है रिटेलर को भेज दो, क्योंकि ये मार्जिन होते हैं। मैन्युफैक्चरर का अपना मार्जिन है, रिटेलर का अपना मार्जिन है, मैन्युफैक्चर उसका होलसेलर का अपना मार्जिन है। तो मैंने कहा ये सारे के सारे मार्जिन आप शुरू करो। जब वो कामयाब हो गया कि हाँ साहब ये तो अच्छा है रिटेलर, मैंने कहा तुम सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाओ। वो मैन्युफैक्चरर के पास गया, उसको क्या है प्रॉफिट जहाँ 2% होता था वो 5% हो गया, क्योंकि अब 3 चीज़ें उसके हाथ में आ गई, मैन्युफैक्चर भी आ गया, होलसेलर भी आ गया, रिटेलर भी आ गया, उसके बाद कस्टमर आ गया है। कस्टमर को उसने जाके बेचा। तो ये मिसालें बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन क्या है इससे आदमी को एक सबक मिलता है सीखने का कि हाँ मैं किसी भी चीज़ से काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी बातें लोगों से कहीं, यंगस्टर को मैंने बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया। मैंने कहा शर्म बिल्कुल नहीं करो, झाड़ू देनी है झाड़ू दो, पोछा लगाना है पोछा लगाओ। नौकरी से बेहतर ये है कि कोई ना कोई धंधा ऐसा करो जिससे तुम 2 लोगों को 4 लोगों को अपने साथ और जोड़ सकते हो। और ये मेरा तजुर्बा बहुत कामयाब हुआ। मैंने सैकड़ों बच्चों को इस तरह से जो रोज़ी रोटी से, आपको मालूम है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जब इस्लामिक सेंटर में हमने 8-10 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को प्रोग्राम किया, इसके अंदर आप देख रहे थे जमा साहब यहाँ खड़े हुए हैं। तो उसमें हमने बच्चों को बुलाया जो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के ये खड़े हैं। तो 10वीं 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चों को मैंने इन्वाइट किया। मैंने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो एक ट्रेनर ये थे हमारे हैदराबाद से आए, उनके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और उनको बताया गया सब बच्चों को आपको इस तरह से इनकरेज करना है। उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को इनकरेज किया। आप ये देखिए कि 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे इमेच्योर होते हैं, ज़्यादा उनको बिज़नेस के बारे में जानते भी नहीं कुछ। लेकिन हमने कहा सबसे पहले तुम्हें बिज़नेस करना है तो पहले अपने आप को सुधारो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। ये देखो कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आदमी चला जाता है चप्पल पहन के चला गया है, वो प्रेस नहीं हुई कपड़ों पे, उसके बाल नहीं बना रखे उसने, और जाके वो इंटरव्यू बैठ जाता है। तो सबसे पहले तो वो इंटरव्यू लेने वाला ये देखता है कि इसकी शख्सियत क्या है। तो पहले तो हमने उसके आदमी की शख्सियत को निखारा। शख्सियत को निखारने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि करीब 16,000 बच्चों को हमने ट्रेन किया। 16,000 बच्चों के अंदर तकरीबन 70-80% जो है रोज़ी रोटी से जुड़ गए। अच्छा, हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर बच्चों की कोचिंग भी करा देते हैं। कई सब्जेक्ट पे, पुलिस की हो गया, जुडिशरी का हो गया, IAS का हो गया, ये भी साथ साथ हम ट्रेनिंग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर दे रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं। कहने का ये है कि कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। सबके अंदर ऐसा 4 हाथ पैर तो सभी के पास हैं, जज्बा भी है, जहन भी है, ब्रेन भी है, सब कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उसको सही गाइडेंस को देने वाला होना चाहिए, कोई एडवाइस देने वाला हो। हिंदुस्तान, हम लोग को इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर साहब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई आदमी यहाँ भूखा नहीं मर सकता। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर कोई आदमी काम करना चाहे तो भूखा नहीं मर सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है कि लोगों को जब मैंने मोटिवेट किया यंगस्टर्स को, तो आज सब लोग रोज़ी रोटी से जुड़े हुए हैं। अब मुझे तो याद भी नहीं, मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया, तो आज जो मुझे मिलता है, सर मैं ये हूँ, सर मैं वो हूँ, और आपने मुझे ये बताया था, वो बताया था। मैंने कहा देखो एक बात याद रखो, कभी हाथ मत फैलाओ, क्योंकि हाथ फैलाने से क्या है कि अपने कॉन्शियस को मारना पड़ता है। दूसरी ये कि सामने वाले से बेइज्जती करानी पड़ती है। आप कुछ भी करो तो आप 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 100 रुपये, कोई ज़रूरी नहीं है आप लाखों रुपए से एकदम कोई शुरू करोगे। आप छोटे से अमाउंट से अपना बिज़नेस शुरू करो, वो भी उधार ले लो, वापस दे दो उसको लेके। मैंने कहा इतना ट्रस्ट तो हमें करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्रिया है कि मुझे इस बात का मतलब फ़ख्र भी होता है कि इस तरह से लोग रोज़ी रोटी से जुड़ गए। एजुकेशन की बात आई, जैसे मैं जब यंग था, जब पढ़ता था मैं भी, तो मुझे लगा कि जहाँ मैं रहता था वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको साफ तालीम की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बिज़नेस में जा रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी की सख्त ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, अकाउंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए थोड़ी बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। तो जब मैंने इन बच्चों को अपने मोहल्ले के मदरसे में या स्कूल के अंदर दाखिल करना शुरू किया, उस वक्त जो था बहुत मुश्किल था। बच्चों को घर से निकालना, सो रहे हैं, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगता नहीं था। लड़कियों के बारे में तो लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियां पढ़ने के बाद ख़राब हो जाती हैं। आज अल्लाह का शुक्र है हम स्कूल चला रहे हैं, लड़कियों की तालीम। आज 650 बच्चियाँ लड़कियाँ जो है ना, वो पहले तो उर्दू मीडियम से शुरू किया, उर्दू मीडियम से जो है उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। जब इंग्लिश मीडियम मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, आप मानोगे नहीं कि इतना मेरे ख़िलाफ़ लोग बोले कि बच्चों को ख़राब करोगे, हमारी बच्चियों ये ख़राब।
मैंने कहा ऐसा है, जिसका दिल करता है पढ़ाए, जिसका दिल करता है नहीं पढ़ाए। तो क्या है, 650 बच्चों में सिर्फ 300 बच्चियाँ रह गई पढ़ने के लिए। 300 बच्चों ने सर, हमारे यहाँ आप यकीन नहीं करोगे, बच्चियाँ जो उर्दू मीडियम की थीं वो 6 महीने के अंदर उन्होंने अंग्रेज़ी सीख ली, और 1 साल के अंदर हमारी सारी क्लासेज जो हैं वो कन्वर्ट हो गई इंग्लिश मीडियम के अंदर। और जो 350 बच्चे नहीं आ रहे थे वो भी वापस आ गए, और आज वो स्कूल जो है नंबर 1 है, DPS वगैरह का मुकाबला करता है, डिबेट में जाता है, ट्रॉफी लेकर आता है। तो यह है कि मोटिवेशन चाहिए बच्चों को। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चों के अंदर टैलेंट भी है, बच्चों के अंदर काबिलियत भी है, सिर्फ क्या है अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनका मौक़े नहीं मिल पाते हैं। वो मौक़े आप दे दीजिएगा, उनको मोटिवेट कर दीजिएगा। बच्चे आज जो है, मैं अपनी वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बिरादरी की बात करता हूँ, कुरैशियों की। आज 20 साल पहले तक हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता था, ना ही लड़कियों को पढ़ाना चाहता था। आज अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने मोटिवेट किया उनको 20 साल पहले, आज लड़कियां जो हैं पायलट बन गई, आज लड़कियां इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, डॉक्टर बन गई, और कौन सी फील्ड के अंदर लड़कियां नहीं हैं, मजिस्ट्रेट बन गई, जजेस बन गई, पुलिस में आ गई। तो ये सारा का सारा क्या है कि उनको मोटिवेट किया, और आज अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिरादरी के छोटे से छोटा स्कूल भी चल रहा है, बड़े से बड़ा स्कूल भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहे हैं। क्या एक शुरू किया आपने, मुझे तो ये बात कहते हैं बहुत अच्छी लगती है कि कम से कम लड़कियों की तालीम जो है ना, उससे मैंने ज़ोर दिया, वो कामयाब हो गया मैं। आज हमारे यहाँ बच्चियाँ जो हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, अब शादियों की जैसे मुश्किल आ जाती है कि लड़के नहीं पढ़े लिखे, इतनी लड़की क्या है, जैसे ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसने कहा साहब मैं MA कर लूँ, उसके बाद से मैं M.Litt कर, ये सारा का सारा पढ़ते पढ़ते उसकी एज हो जाती है। तो एक तो एज थोड़ी सी आड़े आती है, दूसरा ये कि उस लेवल का लड़का नहीं मिल पाता, उतना क्वालिफाइड लड़का नहीं मिल पाता उसको। तो खैर मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि लड़की फैमिली को चलाती है, लड़की ही फ्यूचर बनाती है बच्चों का। तो वो अल्लाह का शुक्र है, जहेज़ की लानत बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई। बिरादरी के लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस में ले आया, मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे लोग बुलाते रहते हैं, तंजीमों से बहुत सारी जुड़ा हुआ मैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि देखिए, आपने अगर 1000 लोगों के अंदर 5 लोगों को भी कन्विंस कर दिया, तो आपने किसी को तो कन्विंस किया ना, 5 लोग भी मान गए। हमारे यहाँ जैसे इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, इज्तिमाई शादी हज़ारों को इस तादाद में कराते हैं हम लोग। जहेज़ की लानत बहुत कम हो गई है कम से कम, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर भी मैं तो कोशिश करता हूँ उस शादी में नहीं जाऊँ जहाँ जहेज़ की कोई बात होती है। मतलब लोग बुलाते हैं, दूसरी बिरादरी के लोग बुलाते हैं, हिंदू मुसलमान सब बुलाते हैं, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि पैसा बचाओ। पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बग़ैर पैसे के आप कुछ कर नहीं सकते, बग़ैर इसके आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। अब एक फ़कीर भी गरीब खड़ा होता है, सुबह से शाम तक वो खड़ा होता है, आपसे भीख मांगता है, तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है क्योंकि मेहनत करता है। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कब से कब तक खड़े होते हो? कहते साहब सुबह से रात तक। कितने पैसे मिल जाते हैं? कहते साहब 200-300 रुपये मिल ही जाते हैं। मैं उसके लिए बहुत ही 200-300 रुपये पर डे हो गया। तो अब फैमिली के अंदर इस तरह के अगर 4 बच्चे हैं, वो तो 4 बच्चों के इतने पैसे कमा के वो, लेकिन वो सब, लेकिन मेहनत करता है वो, बेशक वो जो है हाथ फैला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक सर्दी के अंदर ठिठर रहा है, गर्मी के अंदर पिघल रहा है, ये सब कुछ है, लेकिन करता है मेहनत। तो 3-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक तो क्या है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, दूसरी कि आपको डिवोशन होना चाहिए, दूसरे ये डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी, दूसरा हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलने के बाद वो आदमी को निखारते हैं। फिर अगर ये सारी खूबियाँ आदमी के अंदर हैं तो मैं समझता हूँ वो कामयाब हो जाता है। देखिए, बिज़नेस को पैदा होने से पहले जब तक पैदा होता आदमी तब तो बिज़नेसमैन बन नहीं जाता। वो कोई भी बड़ा आदमी पैदा होने के बाद नहीं बनता, चाहे वो कुछ भी बने, पॉलिटिक्स में जाए, सियासत में जाए, बिज़नेस में जाए, एजुकेशन में जाए, किसी भी जाए, लेकिन वो सब साहब वैसे तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है नसीब में, किसके क्या लिखा है, कब कहाँ आदमी को क्या बनना है, ये सब तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। लेकिन आदमी को अल्लाह ताला ने एक जहन में कोई चीज़ डाली है कि इसको ये बनना है, तो फिर उसकी तरफ चलता है वो। और अल्लाह का शुक्र है, अभी क्या है, हिंदुस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी स्कीम दी हैं, और उसके बाद मेक इन इंडिया जैसी बात हुई थी, तो PM से एक बार मेरी भी बात हो रही थी। मैंने साहब वो उस वक्त ये मेक इन इंडिया की बात नहीं थी, लेकिन मैं कहा हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है काफ़ी सफ़र कर रही है शुरू में जब PM बने थे, तो मैंने कहा सर आप उसको इनकरेज करें तो अच्छा है, क्योंकि हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती थी हमारे यहाँ, घर घर में छोटे छोटे लोग काम करते थे। मैंने वो ख़त्म हो गई, तो उन्होंने इस पर गौर भी किया, और उन्होंने फिर वो मेक इन इंडिया का काम शुरू किया। हिंदुस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी इतनी है कि अगर हम लोग कुछ इम्पोर्ट भी ना करें, फिर भी हम लोग जो हैं सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें तो PM तो हमेशा कहते हैं सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, और ये अल्लाह का शुक्र है इसके ऊपर भी काम हो रहा है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर। और हम लोग एक दिन किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, आज भी हम मोहताज नहीं हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और लोगों को उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
अभी अभी आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही, जो आपने कही कि कुरैशी बिरादरी के बारे में काफ़ी बैकवर्ड मानी जाती है, अभी भी काफ़ी बैकवर्ड मानी जाती है। तो सबसे पहले तो फिर आपने बात करी लड़कियों के बारे में। तो सबसे पहले एक बैकवर्ड कम्युनिटी की बात चलिए बाद में करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि लड़कियां इंडिया में बिजनेस के फील्ड में बहुत कम हैं, मतलब बहुत ही कम हैं। अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो किरण मजूमदार के अलावा बहुत ही कम नाम एकदम से जहन में आते हैं, अलग से ढूंढना पड़ता है हमें। तो जितने लोग हैं वो मर्द हैं। तो ऐसे में क्या कोई ख़ास वजह है जो आपको लगता है कि औरतें इस फील्ड में नहीं आती हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए, या वो कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि ये नहीं, जहन में वो सवाल आता है। आपने सही बात पूछी है। देखिए, कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आड़े आते हैं। अब क्या है कि एक लड़की कोई काम शुरू करना चाहती है, बिज़नेस करना शुरू करना चाहती है। लड़कियां भी हैं गारमेंट्स वगैरह में, सिलाई के अंदर, इस तरह की इंडस्ट्री में अभी भी हैं। लेकिन क्या है कि उनको डिपेंड करना पड़ता है जेंट्स के ऊपर। कि एक लड़की जो है, अगर फ़र्ज़ कर लिए वो एमडी बन गई है या एंटरप्रेन्योरशिप उसके हाथ में है, तो वो सारी लेडीज़ को नहीं रख सकती, क्योंकि जो काम करने वाले स्टाफ हैं उसके अंदर मेजॉरिटी अभी भी जो है वो जेंट्स की ही होगी। तो इसलिए उसको थोड़ा सा ये लगता है कि मैं कामयाब होंगी। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग कामयाब हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर लोग कम हैं, लेकिन ऊंची पोजीशन पे ज़्यादा हैं। कोई जो है चेयरमैन है, कोई जो है एमडी है, कोई सीईओ है, कोई सीईओ है, तो इसमें ज़्यादा हैं। उनके आड़े यही दिक्कतें आती हैं कि उनके साथ लेडीज़ कम होती हैं और जेंट्स ज़्यादा होते हैं। अब जेंट्स के साथ लेडीज़ का वो तो नेचुरल है कि वो जो लिंक है वो नहीं पैदा हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ी सी लेडीज़ को जो है इसके अंदर हेसिटेशन होती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसको भी ओवरकम किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आज की लाइफ में लड़कियां जो हैं वो सीखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कर भी रही हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बिज़नेस के अंदर आ गई हैं। बिज़नेस क्या है कि ऐसे ऐसे बिज़नेस में हैं, जैसे टीवी के अंदर आ गई हैं, आपके क्या नाम है गारमेंट्स के अंदर आ गई हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर लेडीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं और सक्सेसफुली काम कर रही हैं। क्योंकि उनका क्या है, फोकस होता है, उनके इधर उधर सोचने का उनका वक्त नहीं होता है। उन्होंने कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो काम करना है वो करती हैं। ख़ास तौर पे गारमेंट्स के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर हैं लेडीज़। जी, आपने एक बात शुरू में ही कह दी थी, काफ़ी मज़ेदार थी। आपने किसी को पैसा दिया और आपने कहा कि एक हद तक ही रहकर मुनाफा कमाइए, मतलब 500 से 50, उसके पार ना जाएं। आमतौर पर ऐसा नहीं सोचते हैं हम लोग जब बिजनेसमैन को देखते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म एक बज़वर्ड है आजकल। तो आपकी सलाह, अगर कोई यंगस्टर, अगर हमारा ऑडियंस और वो सोच रहा हो कि उसे क्यों, तो इससे क्या फ़ायदा है? अगर वो ज़्यादा कमा लेगा तो इससे नुकसान क्या है? मतलब उसे तो, मतलब एक पहली बात तो यही जहन में जाती है कि इससे तो मैं बिज़नेस ही फैला सकता हूँ उल्टा। तो इसमें इसकी ये कहने के पीछे आपकी क्या वजह थी? देखिए, ऐसा है कि बिज़नेस के अंदर आदमी को सेल्फिश नहीं होना चाहिए और ग्रीडी नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे जब ग्रीड आ जाएगी तो फिर वो कहीं रुकेगी नहीं। तो एक फ़ोकस ये होता है कि साहब मैं इसके अंदर 7% प्रॉफिट ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 5% प्रॉफिट लूँगा, 2% मेरा प्रॉफिट जो है मेरे कस्टमर में चला जाए, या जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं उनके अंदर चला जाए, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। वरना क्या है, 7% लेके कल फिर उसकी ग्रेड होगी 8% हो जाए, फिर वो कहेगा 9% हो जाए, फिर 10, तो वो कहीं रुकते नहीं। मैंने इसलिए ये एडवाइस दी थी, मैंने कहा इसमें लिमिट में रहोगे तो क्या होगा कि तुम ज़्यादा एक्सपेंड कर पाओगे। आपको 5% प्रॉफिट हुआ, 5% आप रख लो, उसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते जाओ, तो तुम्हें मालूम है कि मेरे पास 5% का प्रॉफिट आ रहा है, मुझे इसी के अंदर फोकस करना है और मुझे इसी में रहना है। तो क्या है कि दूसरे लोग आएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है, क्वालिटी की हो गई, कमिटमेंट की हो गई, वो इससे ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आप एक फोकस रखो। मैं ये नहीं कहता 5% ही रखो, 5% रखो जितना आपको लगता है मार्जिन, लेकिन सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आज आपने बिज़नेस शुरू किया है तो ये सोच के चलो कि ये बिज़नेस कल ट्रांसफ़र होगा, किसको ट्रांसफ़र होगा, आपके बच्चों को ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके आने वाले बच्चों, क्योंकि ऐसे भी फैमिली बिज़नेस हैं जो किसी ने दादा ने शुरू की, फिर उन्हें बाप ने शुरू की, फिर बेटा कर रहा है, फिर उसके बाद पोते कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी जब भी हो सकती है जब आप एक फ़ोकस करो कि मुझे इतना रीज़नेबल मार्जिन लेना है। इसके अलावा आपने जो एक बात कही, आपने एक सोसाइटी की तरफ इनिशिएटिव की बात की। आपने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ास तौर पे कुरैशी बिरादरी, दहेज की बात की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोचिंग एट्सेट्रा। तो आप मतलब आपकी अपनी नज़र में कितना अहम है कि आपके जैसे बिजनेसमैन, जो बाकी लोग बिज़नेस में हैं या जो बिज़नेस में नहीं हैं, कुछ अच्छी जॉब पर हैं, IAS IPS हैं,
वो सोसाइटी की तरफ ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है बहुत लोग नहीं करते हैं, मतलब इसमें एक लिमिटेड लोग हैं जो इन सब में हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि आदमी को हर फील्ड में जाना चाहिए। मैं मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ या बिरादरी की बात नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ जैसे पर्सनल डेवलपमेंट पे क्लासें लगती हैं, उसके अंदर हिंदू भी आते हैं। हमारे यहाँ कुरान वर्कशॉप होती है, उसके अंदर हिंदू लड़कियाँ आती हैं, वो सीखती हैं। हमारे यहाँ वो मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं इंटर कल्चर सेंटर के अंदर। अब ये स्किल डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी डेवलपमेंट एक अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है कि आपकी मेमोरी शार्प की जाए। किस तरह शार्प की जाए, वो हमारे आते हैं हैदराबाद से, एक लतीफ़ साहब हैं, वो इतने अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं। कुछ हफ्तों की वो क्लासें होती हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर जो बच्चा सालों नहीं सीख सकता वो चंद हफ्ते के अंदर सीख लेता है। तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि उसके अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे के सारे मेंबर हैं। वहाँ पे क्या है कि हम जो कोचिंग कराते हैं, सारे कोर्सेज की कोचिंग कराते हैं, उसके अंदर सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग हिस्सेदार रहते हैं उसके अंदर। देखिए ऐसा है कि किसी न किसी जगह वो आपको फोकस करना ही पड़ता है। सोसाइटी के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जब भी होती है जब आपके अंदर कोई खूबियाँ होती हैं। आपके अंदर कोई ना कोई अगर गुण नहीं होंगे तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आप अच्छे काम करेंगे तो सब लोग आपको जो है वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। आपको हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं, मतलब 4% लोग जो टैक्स देते हैं उससे पूरा कंट्री चलता है। आप अंदाज़ा लगा लो 4% क्या हुए और कितने लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर अगर 135 करोड़ की आबादी से 4% कितना हुआ चाहते हो, तकरीबन 10-12 करोड़ लोग जो हैं वही जो है टैक्स देते हैं। इसके अलावा कोई टैक्स जो अभी की फिगर नहीं है, अब तो खैर GST वगैरह सब आ गया, लेकिन मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। खुद PM साहब भी यही कहते थे कि भाई इतने कम लोग जो है टैक्स देते हैं तो कंट्री चलता है। लेकिन ये है कि फोकस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे। सोसाइटी के अंदर आपको, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़ोर देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखो, तालीम और तिजारत, दोनों को साथ लेकर चलो। कभी इसका पड़ा भारी, कभी उसका पड़ा भारी, लेकिन अच्छी तालीम हासिल करने के लिए आपके पास अच्छे वसाइल भी होने चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। अब क्या है कि कभी कभी होता है कि बहुत अच्छे स्कूल के अंदर आपने अपने बच्चे को दाखिल कर दिया इंग्लिश मीडियम के अंदर, लेकिन घर का माहौल क्या है, वो आके तो न सीखेगा, माँ बाप उसके पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेज़ी कोई उसको पढ़ा नहीं सकता, ट्यूशन वो कर नहीं सकता, तो क्या होता है कम्प्लेक्स आता है दोनों बच्चों में। जो एक अच्छे घर से बच्चा आ रहा है उसमें और इस बच्चे में, क्योंकि वो नहा के भी नहीं आया, उसके कपड़ों प्रेस भी नहीं हुई, जूते पॉलिश भी नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो टिफ़िन भी साथ में लेकर आया है, उसके अच्छे कपड़े भी हैं, कार उसको छोड़ने के लिए आ रही है। तो ये कम्प्लेक्स दोनों में होता है, क्योंकि जो अच्छे घर से अच्छा आ रहा है, जो खाते पीते घर से आ रहा है, वो कहता है साहब ये कहाँ मेरे साथ बैठ गया, इसको ये नहीं हुआ, इसके कपड़ों से बदबू आ रही है। तो इसको भी हम लोगों को बहुत गौर करना चाहिए कि जब स्कूल में दाखिल करें तो उसकी पूरी की पूरी ये भी चीज़ देखने बचे कि हम सिर्फ फाइनेंशियली अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर जो हैं उसको साथ में रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोसाइटी में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सोसाइटी के अंदर आने के लिए बच्चे को उसके लिए तैयार करना चाहिए ज़हनी तौर पे। क्यों आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, फ्री एजुकेशन जो है अब तो कभी किसी भी क्लास तक आप, यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए भी बैंक वाले भी आपको पैसा देते हैं। तो थोड़ा सा और मैं समझता हूँ वक्त लगेगा, लेकिन इस गवर्नमेंट से मुसलमान बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से आप देखिए कितना फ़ायदा हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस आते नहीं है। हम लोग कोशिश भी करते हैं समझाने की, लेकिन क्या है, लोग फॉर्म भरना नहीं चाहते, फॉर्म को देखना भी नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल है किसी स्कीम के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अभी क्या है लाइल्म की वजह भी है, कुछ क्या है कि थोड़ा उनके अंदर सुस्ती भी है, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा वक्त आएगा, ठीक हो जाएगा सब, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह। मैं बहुत होपफुल रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी को कंडम नहीं करना चाहिए। किसी की मजबूरी जो है वो मजबूरी होती है और उसकी परेशानी होती है, उसका भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा अच्छी एडवाइस करनी चाहिए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग सीख जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इंडिया के अंदर लोगों को मालूम नहीं ना कि इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा होना चाहिए। स्कीम सबके लिए खुली हुई है, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान के लिए। गवर्नमेंट के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। हवा जो है वो सबको मिलेगी, पानी सबको मिलेगा, सड़क सबको मिलेगी। तो मुसलमानों में थोड़ी सी ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनको ये लगता है कि हमारे लिए ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक अच्छे पैराए में सोचें तो हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ जो है मिलती है। तो सरकारों पे भी थोड़ा सा, ये नहीं कहता मैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है,
लोगों का ट्रस्ट है, लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट करें, यकीन और भरोसा करें और अपना एक एतमाद जो है वो सरकार के लिए बिल्डअप करें। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि हम लोगों की देखिए, हम लोग सरकार से बाहर जा नहीं सकते, हमें सरकार के साथ रहना है, हमें मुल्क के अंदर ही रहना है। मुल्क से हमारी वफादारी हमेशा रही है, रहेगी। अब मुल्क के साथ जितनी वफादारी मैं समझता हूँ मुसलमानों की है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। मैंने कभी आज तक किसी मुसलमान को हिंदुस्तान की बुराई करते हुए नहीं देखा है। मैंने ये बात तो पीएम से भी कही थी। मैंने कहा सर, मुसलमान जो है वो इस मुल्क के तई बहुत वफादार है और मुसलमान को वफादार होना भी चाहिए। वो जो है सबसे पहले कोई हिंदुस्तान पे अगर खुदा न करे आफत आती है तो सबसे पहले मुसलमान आगे आएगा। सब लोग भी आगे आते हैं, लेकिन मुसलमान को आप पीछे नहीं पाएंगे। तो सब मानते भी हैं और ये जज्बा है, मुसलमानों में जज्बा है और रहना भी चाहिए। हम लोग इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारी मिट्टी है ये, हमें इस मिट्टी में जाना है। हम लोग बदल नहीं सकते। यहाँ का पानी पिया है, यहाँ की हवा खाई है, यहाँ से हम रोज़ी रोटी लेते हैं, गेहूँ इसी मिट्टी से पैदा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोगों को, मुसलमानों को ख़ास तौर पे, कि हिंदुस्तान के तई हम लोग वफ़ादार हैं। हमें वफ़ादारी अपनी और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए और हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए। सरकार का साथ देना चाहिए, सरकार की स्कीमों के हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार देखिए, सरकार सरकारी होती है, सरकार से आप लड़ नहीं सकते, सरकार से आप टक्कर नहीं ले सकते। सरकार के साथ आप रहिए, सरकार के साथ आप काम करिए, सरकार के साथ मिलकर चलिए, सरकार का साथ दीजिए। तो मैं समझता हूँ सरकार के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही ज़रूरी बातें हमारे ऑडियंस को बताई, जिससे कि मतलब कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। ज़्यादा तो आपका जोर उधर ही था, कैसे बाकी चीज़ें भी करें और क्या कम्युनिटी को करना चाहिए, क्या मुल्क के लिए करना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। ज़हमत उठाई और आपने मुझे दावत दी, मैं यहाँ हाजिर हुआ। जी, मुझे अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।